अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगन के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम सूफ़े कराम के शहर मुल्तान के अंदर मौजूद हैं और आज हमारा जो मौजूद गुफ्तगू है वो है हेपेटाइटिस, जिसको हम जिगर की सोजिश भी कहते हैं, लेकिन आम लोग जो हैं वो उसको काला यरकान और पीला यरकान। तो यरकान जो होता है वो सिर्फ़ एक अलामत होती है, असल में जिगर की सोजिश होती है जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, जो कई अक़साम का होता है, जिसके ऊपर हमारी अभी गुफ्तगू होने जा रही है। और जिन एक्सपर्ट को हमने दावत दी है स्टूडियो में वो हैं डॉक्टर फ़रहाद रसूल मशहूरी साहब, जो कि माहिर अमराज़ मैदा और जिगर हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम सादा तरीन चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि जो लफ्ज़ हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। आइटिस तो हमें पता है, आपको बीइंग डॉक्टर मुझे भी पता है, अवाम को शायद नहीं इतना पता होगा कि आइटिस जब आए तो उसका मतलब होता है उस मुतलका ऑर्गन की या उज़्व की सोजिश। तो हेपेटाइटिस होता क्या है और उसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? सर हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जिगर की सोजिश को आम अल्फाज में कहते हैं। इससे पहले ना हमें जिगर के बारे में समझना लाजमी है। जिगर हमारा सर 1500 ग्राम का एक ऑर्गन है और जिगर को ऐसे समझे कि जिगरी दोस्त है आपका। जैसे आपका जिगरी दोस्त आपको स्ट्रेंथ देता है, आपके जो ऐब है वो छुपा लेता है, ये भी इसी तरह है। ये आपके ब्लड को फ़िल्टर करता है, आपको एनर्जी देता है और आपके जो कोलास पीते हैं और बिरयानी खाते हैं, ये जो आपके ऐब हैं ये भी उनको जज़्ब करता है और उनको टॉलरेट करता रहता है। तो ये जिगर आपका तगड़ा होगा तो इंसान फिट होगा। ठीक है। जिगर हमारा होता है राइट साइड पे सर। राइट साइड पे है जिगर तो मतलब है कि राइट है जिगर। राइट का मतलब है कि राइट जगह पे होना और राइट होना। अगर इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, मल्टीपल वजूहात हैं सर। उसमें मेन जो हमारे पाकिस्तान में है वो हेपेटाइटिस बी और सी है, अल्कोहल है, कुछ अद्वियात जो ओवर द काउंटर अद्वियात हैं। उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर बिल्कुल सोजिश सर, हो सकती है। बिल्कुल है। ठीक है। जो ये टीबी वाली दवाइयाँ ले लेते हैं वो हो जी सकती बिल्कुल, है, इसी ऑटो तरह इम्यून की। लिवर डिजीज़ हो सकती हैं। हाँ जी। और आजकल बड़ा कॉमन है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर भी अगर करता चलता रहे सालों तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है सर। अच्छा, अब हम इसकी डॉक्टर साहब जो उसकी टाइप्स हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अक़साम मुख्तलिफ तरीके से फैलती हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर कितनी टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की? सर हेपेटाइटिस को इस तरह समझे, मैं अपनी हथेली बनाऊँ ना तो 5 टाइप्स हैं मेनली सर। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ये तो एक बच्चे को एबीसी के सर हरूफ तहज्जी हैं, ऐसी ए है। बी सी डी ई। और ए और ई जो है ना सर, ये आखिरी दो एक्सट्रीम वाली उंगलियां, ये जो हैं ये आलूदा पानी पीने या कोई आपने ठेले मेले से कुछ खा लिया, ऐसी कोई गंदी खुराक खा ली, कोई होटल से ऐसा कुछ खा लिया जिसने हाथ ना धोया हुआ था, फ्रूट ऐसा ले लिया, तो इससे फैलेंगे। बाकी बी, सी और डी जो है ना सर, वो हमारे खून से फैलने वाले हेपेटाइटिस हैं। खून और हमारी जो रतूबतें बाकी वगैरह बॉडी हैं। फ्लूइड्स हैं, रतूबतें एग्जैक्टली। हैं जी। तो नाज़रीन, ये डॉक्टर फरहाद ने बड़ा अहम एक पॉइंट आपको बताया है, जिस पे मेरा काफ़ी सालों का तजर्बा है। काफ़ी मैं टॉक्स दे चुका हूँ मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, पढ़े लिखे लोगों को भी और स्कूल के स्टूडेंट्स को भी। तो सबसे बड़ी जो गलत फहमी लोगों के जहन में होती है कि जनाब हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है वो हमें पानी से लग जाएगा या हम कहीं बाहर से खाना खाएंगे तो उससे हो जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत फहमी दूर कर लें कि हेपेटाइटिस ए और ई, पहला और आखिरी जो डॉक्टर साहब ने बताया, सिर्फ वो दो अक़साम हेपेटाइटिस की हैं जो खाने पीने की चीज़ों और आलूदा पानी पीने से फैलती हैं। और बाकी की जो अक़साम हैं बी, सी और डी, वो जो हैं बज़रिया खून और हमारे जिस्म की जो दीगर रतूबतें हैं उसके ज़रिए से एक से दूसरे मरीज़ के अंदर दाखिल हो रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ए और ई का तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि वायरस अगर पानी में है या किसी खाने पीने की चीज़ में है, हमने वही चीज़ पी ली या खा ली तो वायरस अंदर आया और हमें हेपेटाइटिस ए या ई हो गया। अब बी, सी और डी खून और रतूबतों के ज़रिए किस तरह से फैलेगा, उसका मोड ऑफ स्प्रेड ज़रा बताइएगा। सर जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड है ना सर, वो आपकी जो यूज्ड या इस्तेमाल शुदा सिरेंजेस हैं जो कि बहुत कॉमन है यहाँ, उनके साथ, या जो डेंटल प्रोसीजर्स कराने जाते हैं, जो अनवेरीफाइड डेंटिस्ट बने बैठे हैं। लेकिन ये फुटपाथ के ऊपर आपको डेंटिस्ट बिल्कुल ऐसे, मिलेंगे बिल्कुल शहरों ऐसे के अंदर। और क्वैक्स हैं और वही एक ही इंस्ट्रूमेंट जो है बार बार हर मरीज़ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। या वो ऐसी चीज़ें जो एक हेपेटाइटिस बी या सी का मरीज़ है और उसके खून में यरकान या वायरस मौजूद है, एक्टिव
वायरस मौजूद हो और वो अपना रेज़र यूज़ करता है, उससे ब्लड लगता है, या नेल कटर हो गया, या कैंची हो गई, या औरतों में सर ये ज्वेलरी, हम औरतें आपस में ज्वेलरी शेयरिंग नाक करती हैं कान में जो सुराख करवाने के सर। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बिल्कुल वो हमारे बिल्कुल यहाँ पर बड़े कंटेमिनेटेड होते हैं बिल्कुल। जी। तो ये खून का या रतूबतों का जब भी इंतकाल होगा तो इससे ये फैल जाएगा। अच्छा, और अगर हस्बैंड को अगर है तो उससे वाइफ को, वाइफ से बिल्कुल हस्बैंड को सर, भी बिल्कुल चांस होगा हस्बैंड से शायद। वाइफ से या गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात के साथ, ये इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, खसूसन हेपेटाइटिस बी का सर, ये बहुत स्प्रेड है इसमें। जो ही अगर एक मरीज़ को हो रहा है तो उसके जो स्पाउस है, जो लाइफ पार्टनर है, तो उसको हम कहते हैं वो अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 5 अक़साम आपने बताई ABCDE, ये तो बहुत ही आसान है नाज़रीन आपके लिए याद रखना, हाँ कि एक दूसरी क्लास का बच्चा जो है उसको भी ये हरूफ तहज्जी तो आते हैं। तो इसमें से ख़तरनाक कौन सी वाली हैं, और सेल्फ लिमिटिंग या जो खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली हैं वो कौन सी अक़साम है? सर, वही जो ए और ई हैं वो मुख्तसर दौरानिया की होती हैं। इनका दौरानिया अमूमन 4 से 6 हफ्ते होता है, इसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाती हैं। यानी कि कोई ख़ास अद्वियात लेने की भी लेने की ज़रूरत नहीं, अनलेस के बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही हो, फीवर हो रही हो, तो उसमें भी हम अलामती कंट्रोल के लिए वो अद्वियात देते हैं, वरना ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। ओके। और अलबत्ता हेपेटाइटिस ई के बारे में बता दूं कि हेपेटाइटिस ई अगर प्रेगनेंसी में हमल के दौरान हो रहा हो तो उसको आपने लाइट नहीं लेना, वो जानलेवा हो सकता है। जानलेवा हो सकता है। जी बिल्कुल, केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें खातून प्रेग्नेंट थी और उनको हेपेटाइटिस ई की इन्फेक्शन हुई और उनमें रिस्क बहुत बढ़ गया और फिर अल्टीमेटली लिवर फेलियर और उस खातून की डेथ होगी। ये मैंने खुद पेशेंट्स देखे हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो इसमें हम केयरफुल रहना चाहिए। और जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो खून के इंतकाल से या बाकी रतूबतों से फैलते हैं, तो वो उसके के बारे में आपको केयरफुल ये रहना है कि आपने मुस्तनद डॉक्टर से इलाज कराना है। अगर नहीं इलाज करवाएंगे तो फिर तो वो क्रॉनिसिटी में, यानी कि लंबा अरसा आपके खून में रहेंगे, दायमी मर्ज बन जाएगा। दायमी मर्ज बन जाएगा। बिल्कुल जी, मर्ज उसकी सूरत अख्तियार कर सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये 5 जो अक़साम हमने अभी डिस्कस की डॉक्टर साहब, ABCDE, मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ ताकि लोगों को भी असबर हो जाए जी। तो इसमें से कौन सी ऐसी अक़साम हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है? सर फॉर्चुनेटली हमारे पास जो हेपेटाइटिस बी है, जो सबसे ख़तरनाक जरकान है, जिसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, उसकी हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। और इसके साथ हेपेटाइटिस ए की, ए और बी की इस टाइम हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली सी की हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन गुड न्यूज़ इज़ कि हेपेटाइटिस सी को हम जल्दी 8 से 12 हफ्तों में ट्रीट कर सकते हैं। तो कितनी जदीद अद्वियात आ गई हैं बिल्कुल कि सर, बासानी हम 8 से 12 हफ्ते में, यानी कि 2 से 3 माह में वो ट्रीट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जो वैक्सीन अवेलेबल है डॉक्टर साहब, ये हमारा बी की वैक्सीन जो है वो सुना है हमारे EPA प्रोग्राम के अंदर बच्चों को मुफ्त में लगाई जा रही है। जी जी बिल्कुल। जो ही बच्चा पैदा होता है सर, फर्स्ट 24 आवर्स में हम वो वैक्सीन रिकमेंड करते हैं और 24 आवर में वो लगनी चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मैं लगवाने जाता हूँ, आज मेरी 1 डोज लगेगी, उसके बाद फिर अगले महीने लगेगी, उसके बाद फिर छठे महीने लगेगी, ये 3 डोजेज़ लगेंगी और हमेशा के लिए आपका छुटकारा पा देंगे। हेपेटाइटिस बी आपको कभी नहीं होगा फिर। अच्छा, पहले वो जब नई नई वैक्सीन आई थी तो उस वक्त मुझे याद है, पिछली सदी की बात है, जब हम लोग MBBS कर रहे थे तो हर 5 साल बाद बूस्टर लगवाना होता था हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का, लेकिन जो कि अब रिकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल आप सर। ये 3 इंजेक्शन का कोर्स नाज़रीन, एक आज मसलन आज आपने लगवाया, एक एग्जैक्ट 1 माह बाद, और एक फिर पहले इंजेक्शन से 6 माह बाद आपने 3 टीकों का कोर्स करवाना है, और आप पूरी ज़िंदगी के लिए हेपेटाइटिस बी जैसे ख़तरनाक मर्ज़ से ख़ुद को महफूज कर सकते हैं। अच्छा, और जो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है डॉक्टर साहब, उसका क्या शेड्यूल है? उसका सर सिंपल है, एक आज लगवाएं, एक 6 महीने पे लगवा लें। ये देखें जी, बिल्कुल सिंपल सा है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त नहीं देती, वो आपको प्राइवेटली लगवानी होती है, लेकिन 2 इंजेक्शन का कोर्स होता है, तो आप वो लगवा कर ख़ुद को उससे भी महफूज कर सकते हैं। और एक और बात ऐड करूँ, अब आजकल ना ट्विन वैक्सीन आ गई हैं, मतलब ए की वैक्सीन लगवाएंगे, ए की भी लग जाएगी, बी की भी लग जाएगी। अच्छा, वो कॉम्बिनेशन वैक्सीन। जी, कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, ट्विन वैक्स के नाम से आती हैं, और वो आप लगवाने जाएंगे आपको अलग-अलग नहीं लगवानी पड़ेंगी, उसी में ही ए की भी वैक्सीन लग जाएगी, बी की भी लग जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने अब तक की जो डिस्कशन की, हमने अक़साम डिस्कस की हैं ABCDE, हमने ये भी डिस्कस किया किस तरीके से फैलता है, और हमने उसकी प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन दी जाती है नाज़रीन वो भी हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं कि हेपेटाइटिस जब होता है पेशेंट को, तो उसकी स्पेसिफिक अलामात के, काफ़ी केसेस में तो कोई अलामात नहीं आती, पेशेंट को होता है, पता भी नहीं चलता और वो ठीक हो जाता है जी। लेकिन ख़ास अलामात क्या होती हैं, ताकि अगर किसी पेशेंट में है
तो वो फौरी तौर पर अपने टेस्ट करवाए कि ये किस किस्म का हेपेटाइटिस। डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा इसको उठाया है, यू बीइंग ए डॉक्टर आपको तो मालूम है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना वो कहते हैं जी मुझे है ही कुछ नहीं तो मैं क्यों कराऊं अपने टेस्ट। इसी तो तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अलामात मोस्ट ऑफ द टाइम्स आती ही नहीं है, नॉन स्पेसिफिक बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक। उसके बाद जब आएंगी तो थकावट महसूस होगी, तो आपको भूख कम लग रही होगी, या आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, या पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जनरलाइज मतलब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ हमारे पास आएंगे और हम उनको कहते हैं टेस्ट तो करवाने, कहते हैं वो हमारे है ही नहीं। तो हम ज़बरदस्ती अगर उनका करवा भी ले निकल आए, हम कहते हैं हमें ये तो अलामात होती ही नहीं। तो ये जहन में रखना चाहिए कि इसकी अलामात मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होती। अगर हों तो यही थकावट होना, हल्का फुल्का पेट का फूलना, जो कि हम कहते हैं जी हमें होता रहता है, तो लाजमी आप समझें कि हेपेटाइटिस के अलामात हैं तो इनको टेस्ट कराना चाहिए सर। अजय, जिन पेशेंट्स में ज़रा शदीद नोयत का होता है तो उसमें डॉक्टर साहब यरकान वगैरह भी डेवलप हो जाता है। जी सर। पेशाब की रंगत भी चेंज होती है इसमें। बिल्कुल सर। और पखाने वगैरह का कलर, जल्द का कलर वो भी जी पीला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे सर। तो उस सूरत में तो खैर पेशेंट को नज़र आ जाता है कि जी ये यरकान हो गया है, पीला हो गया। जी तो वो तो फिर डॉक्टर के पास खुद से जाता एग्जैक्टली, होगा हाँ जी हाँ जी, अपने टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई अदाद-ओ-शुमार इस वक्त हैं? वैसे तो बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक तो शायद 10% हमारी पॉपुलेशन बी और सी का शिकार है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे लेकिन कह अगर रहे आपके पास कोई इससे भी अपडेटेड अगर कोई जी फिगर सर। है तो वो शेयर कीजिए। जी, अगर हम इस रूम में अगर 10 बंदे बैठे हैं हम लोग, तो ऐसे समझें कि एक बंदे को लाजमी है हेपेटाइटिस बी है या सी है। और मोस्ट ऐसे फिर जो पाकिस्तान के एरियाज़ में रिसर्च हुई है, जैसे सरगोदा है, खानेवाल है, और हमारी जो साउथ पंजाब वाली बेल्ट है डीजी खान वाली, तो इसमें हेपेटाइटिस डी के बहुत फैला है। हेपेटाइटिस मोस्टली जो 1 करोड़ से ज़्यादा सर हमारे पेशेंट्स हैं वो हेपेटाइटिस सी के हैं। वैक्सीन की वजह से और आप जैसे मोहसिनीन की वजह से कि आप अवेयरनेस दे रहे हैं, तो हेपेटाइटिस बी का इंसिडेंस अब कम हो हो गया गया वैक्सीन की वजह से आपको सर। एग्जैक्टली जी सर। ज़्यादा जो है वो सी का हो रहा है जी उसकी वजह है कि अभी उसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। एग्जैक्टली। और डी तो चूंकि डिपेंडेंट वायरस है, जिसको बिल्कुल। बी होगा उसी को डी हो सकता है। जी जी तो जी अगर सर। आप एक वैक्सीन नाज़रीन अगर आपने लगवा ली है हाँ जी। अपने बच्चे को या अपने अहले खाना को या खुद को, हाँ। तो आप 2 किस्म के हेपेटाइटिस से बच रहे हैं, हेपेटाइटिस बी से भी और डी से भी। उससे तो बिला वास्ता आप बच रहे हैं हेपेटाइटिस बी से, और डी से बिलवास्ता। वो इस तरह की ये जो डी का वायरस होता है ये हेपेटाइटिस बी के मरीज़ के ऊपर ही अटैक कर सकता है। अदरवाइज़ ये डेल्टा वायरस या डिपेंडेंट वायरस कह लें, इंडिविजुअली ये हेपेटाइटिस कॉज नहीं कर सकता। लेकिन सी के मामले में एहतियात की ज़रूरत है। और ज़्यादा डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे हैं कि ज़्यादा केसेस जो आ रहे हैं वो सी के ही आ रहे हैं। बिल्कुल। और चूँकि फैलने का तरीका बी, सी और डी का वैसे ही है, तो वो एहतियाती तदाबीर आपको अख्तियार करनी चाहिए जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई हैं। जी बिल्कुल। आपने बड़ा प्यारा वो कहा है कि एक टिकट में ना 2 मज़े हो गए, बी की करवाएं डी तो वैसे ही हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ऑटोमेटिकली आप उससे भी प्रोटेक्ट हो गए। हाँ जी। अच्छा, अब अगर इलाज की बात करें सी का, तो आपने बताया कि बड़ी अच्छी खाने वाली अद्वियात आ गई हैं जी। जिससे 4 से 12 हफ्ते में मरीज़ का मुकम्मल ट्रीटमेंट हो जाता है। हम्म। अब हम आते हैं कि वो जो पेशेंट जो बी के हैं उनमें भी अद्वियात अवेलेबल हैं कि बिल्कुल सर, जो बहुत आसान, इलाज एक ही गोली है सर, एक गोली खानी है, किसी टाइम ले सकते हैं उसको। और वो जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है ना सर, इसी तरह इसको हमने कंट्रोल में रखना है, ये आगे नहीं बढ़ती। बहुत अच्छी इफेक्टिव है। पहले वो इंजेक्शन लगाते होते थे, उसके बहुत साइड इफेक्ट आते थे, फीवर हो जाता था, मिजाज में चिड़चिड़ापन हो जाता था, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती थी, साइड इफेक्ट्स ही बहुत ज़्यादा था। और कॉस्टली इतने थे सर, और महंगा बहुत था। जी, आसान सी सर एक गोली। और सबसे अच्छी बात ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। देखिए नाज़रीन, ये हुकूमत की तरफ से कितनी बड़ी सहूलत आप लोगों को मैसर है कि वैक्सीन भी अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से बचाव के लिए। और दूसरा ये कि अगर खुदा न खास्ता बी हो जाए और या सी हो जाए तो उसका इलाज भी हुकूमत पाकिस्तान आपको मुफ्त फ्राहम कर रहे हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप बीमारी को सीरियस ना लें और डॉक्टर साहब से फ़ौरी रुजू करें अगर आपको ज़रा सा भी शक हो रहा है कि आपको हेपेटाइटिस की अलामात आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फ़र्ज़ करें, देखें वैक्सीन ने भी उसी तरीके से काम करना है, दवाइयाँ भी। कुछ केसेस होते हैं जो क्रॉनिक हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि दायमी मर्ज़ इसको आप कह लें, तो ज़्यादा अरसे तक। या दूसरा मैं इस तरह अगर बात करूँ कि हमारे मुल्क के जो 2 सबसे बड़े मसले हैं, वैसे तो मसले दर्जनों हैं, अगर लिस्ट बनाना बैठें तो इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी। 2 सबसे बड़े जो मसले हैं वो एक तो ये कि तालीम की कमी है, यहाँ पर नाखवानदगी है, लिटरेसी रेट आपको भी पता है कि कितना है हमारे मुल्क में। और दूसरा ये कि लोग माशी तौर पर बेचारे इतने ज़्यादा वो मुस्तहकम नहीं है, तो एट टाइम्स वो बेचारे इसी वजह से लाइल्मी और पैसे ना होने की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। अब जिस आपने बताया अगर वो इलाज से महरूम रहा तो लॉन्ग टर्म तक अगर ये हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस सिस्टम में मौजूद रहा
तो कौन कौन सी बड़ी जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पेशेंट्स में? जो सर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि पेट में पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं। उसके बाद खून की उल्टियाँ आती हैं, जिसको कहते हैं वेरिसेस बन रहे हैं, खून की जो नाली है तो वो फूल जाती है, जिससे खून की उल्टी आएगी या काले स्याह रंग के पखाने आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बेहोशी या गनूदगी होना शुरू हो जाएगी। मिजाज में चिड़चिड़ापन इस तरह आएगा, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, अब्यूज़िव होंगे, या ड्राइविंग कर रहे होंगे और बार बार एक्सीडेंट हो रहा है उनका, तो वो इवन के ड्राइव भी नहीं कर सकते। छोटा पेशाब इनका बिल्कुल कम हो जाता है। एक अगर लिवर आपका डैमेज हुआ है तो साथ साथ आपकी किडनी पे भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, HRS उसको कहते हैं, बैटो रीनल सिंड्रोम। तो ये वाली मेन हमारी अलामात आना शुरू हो जाती हैं सर। और उसमें सुना है डॉक्टर साहब जिगर सिकुड़ भी जाता है और कैंसर भी हो सकता है, बिल्कुल। वो भी इसकी अगर एक्सट्रीम इसका कॉम्प्लिकेशन? इसको कहते हैं सर सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब है पत्थर बन जाना, और उस जब पत्थर बनेगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो कार्सिनोमा हो जाएगा। जिगर जिगर सर एक ऐसे समझे, हम खाते हैं ना कलेजी, कलेजी में लचक होती है, आपकी लचक ख़त्म हो गई, वो सख्त हो गया, तो उसको कहते हैं सिरोसिस हो गया। वही सिरोसिस अगर कंटिन्यू रहे, उसको हम इलाज ना करें, तो ये वाली कॉम्प्लिकेशन, पेट में पानी हो जाएगा, गनूदगी हो जाएगी, खून की उल्टी आ जाएगी, इसी तरह कंटिन्यू रहेगा तो फिर सर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जिगर का, जिसको कैंसर कहते हैं, वो हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो CLD जिसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कहते हैं, कि अगर वायरस ज़्यादा अरसे तक जिस्म में मौजूद रहे और आप उसका तदारक ना करें, इलाज ना करवाएं, तो पेशेंट को दायमी मर्ज़ हो गया जिसके अंदर पेट फूलना, आपने इसमें बताया, जिगर सिकुड़ भी जाता है और उसके अंदर रेशे भी बन जाते हैं जी और वो फिर अल्टीमेटली कैंसर भी हो सकता है। जी इस तरह की कंडीशन में जब पेशेंट आपके पास आता है, उस वक्त कोई इलाज हमारे पास मौजूद होता है? सर, हम उस पर अलामती कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल खून की उल्टी के साथ आएगा, मैं बस एंडोस्कोप उल्टियाँ कैमरा रोक लेंगी, जी रोक देंगे। लेंगे। पेट का पानी है तो मैं ऐसी अद्वियात दूंगा पेशाब अवर से कि वो कम, लेकिन वो बंद तो नहीं हुआ ना, पेट का पानी तो बनता रहेगा क्योंकि जिगर काम नहीं कर रहा, तो पानी बनता तो रहेगा। उसमें तो मुझे याद आया कि हम लोग तो अपने ज़माने में वो पैरासेंटेसिस भी करते थे, जी नीडल डाल के हम जी 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 1.5 बिल्कुल 2 लीटर तो डॉक्टर साहब मैंने जी खुद पानी अपने हाथों से बिल्कुल निकाला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और होता ये है कि इधर आपने पानी निकाला, आपके वाली बात बिल्कुल ठीक ही है, इसी तरह ही है कि जैसे पीछे से नलका खुला हुआ है एग्जैक्टली और बाल्टी से आप पानी निकाले जा रहे हैं और जी नलका भरा आपने बंद नहीं किया, हाँ जी वो कुछ दिनों के बाद फिर पानी पड़ जाएगा, फिर आप एग्जैक्टली निकालेंगे। हाँ जी। तो ये जो तो बड़ी मेन जो कॉज है उसको ट्रीट नहीं करेंगे, जब जड़ से नहीं निकालेंगे उसको, तो फिर ये नहीं होता है। तो अल्टीमेटली ये है कि जिगर का ट्रांसप्लांट, नया जिगर लगेगा तो ही बेहतर होगा सर, परमानेंट हल उसका वही है, वरना बाकी सारे अलामती कंट्रोल हैं सर। और अब ट्रांसप्लांट पे भी बात कर लें कि ट्रांसप्लांट एक इंतहाई मुश्किल, महंगा, और मैं कहूँ कि क्योंकि उसमें डोनर भी चाहिए होता है, वो भी डॉक्टर साहब मुख्तसरन ज़रा बताइएगा कि ट्रांसप्लांट में क्या हो रहा होता है सर मरीज़ के एक साथ? मैं इसको ज़रा आसान कर लूँ तो ये है कि आपका, मैंने कहा ना जिगर जिगरी दोस्त है, तो आप जिगर डोनर भी आसान है सर। अब वो उसका 1/4 हिस्सा अगर दे देता है अपने किसी अजीज़ को कि ये डोनर है, तो 1 महीने के अंदर अंदर सर उसका जो दिया हुआ जिगर है वो दोबारा बन जाएगा, ग्रो कर जाता और है, जो ये वाहिद ऑर्गन है जो दोबारा ग्रो कर ग्रो जाता कर सकता है। ठीक है सर, और दूसरे का काम बन जाएगा, वो उसी जो दिए हुए जिगर से उसका नया जिगर बन जाएगा, तो ये दोनों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। जब ये अलामात आ रही हैं या आपका कैंसर हो चुका है या ये पेट में पानी है, खून की उल्टियाँ आ रही हैं, तो फिर जिगर ट्रांसप्लांट अब सर बहुत कॉमनली हो रहा है, बड़ा कॉमन एक प्रोसीजर हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जी पाकिस्तान। मतलब इस सेहत के मामले में हमेशा हम बुरी बुरी ख़बरें टीवी के ऊपर चलती रहती हैं, तो नाज़रीन अच्छी ख़बरें भी शेयर करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में बहुत सारे इदारे अब बन चुके हैं जहाँ पर लिवर का जो ट्रांसप्लांट है, आज से आप समझिए कि 20 साल पहले सन 2000 के अवाइल में हमारे मुल्क में लिवर ट्रांसप्लांट की सहूलत पैवंदकारी मौजूद नहीं थी, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते थे वो अमेरिका जाता था और कम बेश 5-6 करोड़ रुपए लगते थे एक ऑपरेशन पे। जो यूरोप जाते थे, जो वहाँ पर तकरीबन 3-4 करोड़ उधर लगते थे। सबसे सस्ता नाजरीन जो जिगर की पैवंदकारी या लिवर ट्रांसप्लांट था वो चाइना और इंडिया में हुआ करता था। चाइना में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लगते थे और इंडिया में 1 करोड़। लेकिन इंडिया के साथ फिर वही मसले मसाइल कि जब ताल्लुकात कशीदा हुए तो इंडिया वीज़े लगाने बंद कर देता था। अभी एक वो ट्रांसप्लांट वाली बच्ची को उन्होंने भेज दिया। एग्जैक्टली। तो अब अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो माशाल्लाह इतने पाए के सर्जन्स हैं इस वक्त के लिवर का ट्रांसप्लांट हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, सिंध में हो रहा है। काफ़ी सारे सेंटर्स बन गए हुए हैं जहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट की सहूलत अब बहुत सरकारी, उसमें तो खैर शायद ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा,
लेकिन प्राइवेट अगर आप करवाते हैं दौरों से तो तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए उसके ऊपर लग जाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है। बिल्कुल और ऐसे ही फिर है। सर डॉक्टर साहब फिर कोई दवाइयाँ बाद में मुस्तकिल लेनी होती हैं पेशेंट को? जी कुछ अर्सा तक लेनी होती ओके। हैं। एक साल के अंदर जो मोटी मोटी मेजर दवाइयाँ हैं वो फिर हम टेपर ऑफ कर देते हैं, एक दवाई पे हम उसको कंटिन्यू रखते हैं ताकि उसके खिलाफ ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाए और उसको एज ए फॉरेन बॉडी ना कंसीडर करना शुरू हो जाए आपकी जो बॉडी है। यानी कि हमारा अपना मुदाफ़ियती निज़ाम ही जो लिवर नया लगाया आपने जी जी उसको किल ना करना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली उसको रोकने के लिए फिर हमें अद्वियात देनी पड़ती हैं, और वो भी कुछ एक साल के बाद वो भी मिनिमाइज हो जाती हैं, वो भी कम हो जाती है। जी सर। चलिए, बड़ी खुशहाल बात है कि कम से कम हमारे पास देखें बड़ी हौसला अफजा जो बातें नाज़रीन इस प्रोग्राम में हुई कि हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुफ्त आपको दे रही है, हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज आपको मुफ्त फ्राहम कर रही है, और खुदा ना खास्ता आप ये भी नहीं करवा पाए और नौबत जो है वो जिगर के फेलियर की शक्ल में आ गई, जब लिवर को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ गई, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अब सरकारी हॉस्पिटल्स में कुछ में, हर एक में ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ इदारों में ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सहूलत मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं हमारे यहाँ पर हर फील्ड में अगर आप उठा लें, मैं सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो डॉक्टर हज़रात आपकी तरह जो आते हैं तो वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग मिथ्स बता रहे होते हैं कि जी लोगों के अजीब अजीब रवैये होते हैं, अजीब अजीब उन्होंने कहानियाँ बनाई होती हैं बीमारियों के मुतालिक। तो आपकी माशाल्लाह स्पेशलिटी है अमराज़ मैदा व जिगर। जी सर। उस हवाले से चीदा चीदा जो मिथ्स हैं, गलत फहमी है, गलत तस्वुरात लोगों के जहनों में क्या है? सर सीधा सीधा ये जब ये सुनते हैं ना काला यरकान हो गया, वो वैसे आधा तो पेशेंट वैसे डिमोरलाइज हो जाता है। तो ये हेपेटाइटिस सी है, ये एक क्योरेबल चीज़ है, काबिल इलाज है। 2 से 3 महीने सादा सी 2 गोलियां खानी है और वो ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी मिथ ये है कि काला यरकान जो है काबिल इलाज है। दूसरी जो हेपेटाइटिस ए या ई के लिए जो ही आंखें पीली हुई तो वो कुछ गले में कुछ पहन के आ जाते हैं, धागा से पहन के आते हैं, जब ये सूखेगा तो वो ठीक हो जाएगा। उसका वैसे एग्जैक्टली सारा क्रेडिट उस धागे पे धागा देने वाले को मिल जाता है कि जनाब इसने पता नहीं क्या, और वो पैसे भी लेता होगा ऑफ कोर्स। जाहिर सी बात है सर। और दूसरा ये कि हेपेटाइटिस बी जिसको हो गया वो नहीं, हेपेटाइटिस बी भी काबिल इलाज है, उसको हम एक ही दवाई से एक ही गोली खानी होती है और वो भी अंडर कंट्रोल रहता है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें काबिल इलाज हो गई हैं। आपने बस डॉक्टर के पास जाना है, गवर्नमेंट सेटअप के पास जाना है, सारी चीज़ें काबिल इलाज हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रक्षों के ऊपर और ये वॉल चॉकिंग भी हुई होती है शहरों के अंदर कि वो हकीम साहब जो हैं वो फक्कियाँ भी देते हैं जिगर के मरीज़ों के लिए, तो वो फक्कियाँ कितनी कारगर होती हैं? क्योंकि वो जो पेशेंट भी जाता है ना उसको बताया जाता है ओ जी आपके जिगर में गर्मी है। वो जिगर में गर्मी हमारी मेडिकल साइंस में मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि जी जिगर में गर्मी हो गई है, खुदा ना से तो पंखा लगवाना पड़ेगा उसमें या एसी लगवाना पड़ेगा। ये जिगर की गर्मी हकीम किस चीज़ को कहते हैं जी? सर जिगर की गर्मी तो हमारे पास आते हैं ना, वो तो फक्की दे के चला जाता है। जो हमारे पास आते हैं खून की उल्टियों की सूरत में, या आंखें पीली हुई है, बुखार हुआ है, या उसकी वजह से सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर, काफ़ी सारे आपके किडनीज भी, गुर्दे, जिगर सारा इन्वॉल्व हुआ होता है, तो गर्मी तो उधर निकल जाती है फिर। तो ये मेरा नहीं ख्याल उसको उधर जाने चाहिए सर। वो स्टीरॉइड्स मिला के हमारी मेटल्स देते हैं, एग्जैक्टली वो उड़ा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत खतरनाक है सर। हाँ जी। तो नाज़रीन, ये जो हकीम वगैरह जो होते हैं जो इस तरह के दावे कर रहे होते हैं कि जनाब आप जिगर की बीमारी का या काला पीला यरकान का आप शर्त इलाज कराएं, कभी भी उनके पास ना जाएं, क्योंकि वो जो सारा घोड़ खाट के आपको वो जो फक्की बना कर देते हैं उसमें हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं, बड़ी ख़तरनाक चीज़ें इसमें हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके गुर्दे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी मुफीद मालूमात बड़े दिलचस्प तरीके से आपने जो है वो आवाम के सामने रखी। तो मैं चाहूँगा आज के मौजू की मुनासबत से आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, नाज़रीन, अवाम जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? सर हेपेटाइटिस काबिल इलाज मर्ज़ है। सबसे पहले इसके लिए है कि आप अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। ये इसकी अलामात नहीं आती, आपको हल्की फुल्की थकान महसूस हो रही है, या आपको भूख कम लग रही है, या आपको अलामात नहीं भी आ रही, तो आप अपनी ऐसे समझ लें जब आपकी बर्थडे हो, साल में एक दफ़ा अपना टेस्ट आपने लाजमी करवाना है। जब आप टेस्ट करवाएंगे, अगर वो नेगेटिव आएगा तो उसके हम वैक्सीन लगाएंगे, आप एक टीका लगवाएंगे, हमेशा के लिए हेपेटाइटिस से आपका जान छूट जाएगी। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा, अपना टेस्ट करवाएं और हेपेटाइटिस से अपनों को और अपने माशरे को महफूज रखें। आखिर में नाज़रीन, मैं डॉक्टर
फरहाद रसूल मशहूरी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अहम बर्निंग इशू के ऊपर प्रोग्राम करने के लिए अपना वक्त निकाला, और उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।